Hey guys, this is Ali Naki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize a historical novel, The Jewel in the Crown, written by an English novelist, Paul Mark Scott. One of his novels was awarded the Booker Prize in 1977. The novel, The Jewel in the Crown, was originally written in 1966 and it was published in July 1966. नॉवल का एक हिस्सा एक पार्ट ऑमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है यानी कोई थर्ड पर्सन है जो ये सारा वाकया ये सारा माजरा जानता है और इस नॉवल को नरेट कर रहा है जबकि नॉवल का बाकी हिस्सा कैरेक्टर्स आपस में बात करके नरेट करते हैं द नॉवल वाज सेट इन 1942 ब्रिटिश इंडिया so let's discuss the symbols themes characters and summarize the post-colonial novel The Jewel in the Crown. पॉल स्कॉट को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में अपनी कंट्रीब्यूशंस की वजह से जाना जाता है और इन कंट्रीब्यूशंस में राज क्वार्टेट को उसका ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है राज क्वार्टेट बेसिकली एक सीरीज ऑफ नॉवेल्स है जिसमें पहला नॉवल है द ज्यूअल इन द क्राउन सेकंड द डे ऑफ द स्कॉर्पियन थर्ड द टावर्स ऑफ साइलेंस एंड फोर्थ नॉवल है अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स राज क्वार्टेट के ये चारों नॉवेल्स रोशनी डालते हैं इंडिया में ब्रिटिश राज के एंड की तरफ इख्तिताम की तरफ नॉवेल्स की ये सीरीज द राज क्वार्टेट आगे चलकर 1980s में ब्रिटिश टेलीविजन पर द ज्यूअल इन द क्राउन के नाम से एक टीवी सीरीज के तौर पर चलाई गई नॉवल में मेनली आपको दो स्टोरीज देखने को मिलती हैं दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की एक मिस एडविना क्रेन की दूसरी डैफ्नी मैनर्स की उसकी रीजन ये है कि पॉल स्कॉट ने मल्टीपल इंटरव्यूज लेटर्स आर्टिकल्स और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस जो उसने खुद इंडिया आकर हासिल किया था उन सब चीजों को कंबाइन करके इसमें से ये दो रियल लाइफ स्टोरीज पर नॉवल लिखा है दो रियल लाइफ इवेंट्स पर द टाइटल ऑफ द नॉवल द ज्यूअल इन द क्राउन हैज टू मीनिंग्स फर्स्ट मेटाफोरिकल मीनिंग एंड सेकंड सिंबॉलिक मीनिंग द ज्यूअल इन द क्राउन मेटाफर है उस कोहिनूर के लिए जो दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा एंड एक्सपेंसिव डायमंड था जिसे ब्रिटिश इंडिया से चुरा कर ले गए और उसे क्वीन के ताज यानी क्वीन के क्राउन में सजाया गया ऑन द अदर हैंड द ज्यूअल इन द क्राउन ये टाइटल सिंबलाइज करता है उस इंडिया को जो ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट था द ज्यूअल स्टैंड्स फॉर इंडिया एंड द क्राउन stands for British Empire. Miss Edwina Crane, an English woman, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में लंदन में पैदा हुई 1885 में She moved to India in 1906 और स्मिथ फैमिली के यहाँ उनके बच्चों की नैनी यानी आया के तौर पर जॉब करना स्टार्ट कर दी An intelligent and perceptive woman, मतलब जहीन और एहसास करने वाली सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडियंस 1909 में उसे मायापुर डिस्ट्रिक्ट के चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन स्कूल्स का सुपरवाइजर बना दिया गया और 1935 में शी वाज मेड सुपरिंटेंडेंट ऑफ एंजेलिकन स्कूल्स इन मायापुर डिस्ट्रिक्ट मतलब उसके अंडर अब 3 स्कूल्स आ गए हैं एंजेलिकन स्कूल इन सिविल लाइंस इन चिलियावाला बाजार एंड दिबरापुर डेफनी मैनर्स अ यंग ब्रिटिश वुमन जो कि इंडिया के एक फॉर्मर गवर्नर हेनरी मैनर्स की भांजी है हर मदर वाज डाइड ऑफ कैंसर जबकि इसका भाई और बाप ब्रिटेन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए एंड शी मूव्ड टू इंडिया जहां ये हेनरी मैनर्स की वाइफ और अपनी आंट यानी इथल मैनर्स के यहाँ रावलपिंडी में रहने लगी और फिर बाद में उनकी एक फैमिली फ्रेंड के पास रहने मायापुर चली गई डेफनी लंदन में एम्बुलेंस चलाती रही है मगर एक हार्ट पेशेंट होने की वजह से डॉक्टर ने उसे इन कामों से मना कर दिया था अलबत्ता वो इंडिया में भी हॉस्पिटल में सर्व करती रहती है और पनाहगाह में भी फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहती है रोनाल्ड मैरिक a poor boy
जो वर्किंग क्लास फैमिली में इंग्लैंड में पैदा हुआ। एक इंटेलिजेंट लड़का जिसे इंडिया आने का एक फायदा यह हुआ कि यहां आकर अपनी वाइट स्किन की वजह से वो भी अपर क्लास के साथ मिल जाता है और फिर 1940 में मायापुर में डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाता है। वो इंडियंस को खासा पसंद नहीं करता, जबकि डेफनी मैनर्स को लाइक करता है। हरी कुमार, who was born in 1920 in इंडिया, सिर्फ 2 दिन का था जब उसकी मां मर गई। ठीक 2 साल बाद इन 1922 उसका बाप उसे लेकर इंग्लैंड चला गया। हरी ने वहां अच्छी एजुकेशन हासिल की और इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। 1938 में हरी का बाप बैंकरप्ट हुआ, मतलब उसका बिजनेस डूब गया और उसने सुसाइड कर ली, जिस पर हरी को वापस इंडिया आना पड़ा, जहां वो अपनी एक आंट शालिनी के पास चिलियावाला बाग में रहने लगा और यहां इंडिया में वो डेफनी मैनर्स से मोहब्बत कर बैठा। मिस्टर चौधरी, अ स्कूल टीचर इन बिलापुर। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी ये मिस एडविन क्रेन के दोस्तों में से हैं और इस तरह और बहुत से नाम, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो कि माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनका जिक्र नॉवल में साथ साथ होता रहेगा। फरवरी 1942, डेफनी मैनर्स रावलपिंडी से मायापुर आई अपनी आंट ईथल मैनर्स की एक क्लोज फ्रेंड लिली चैटर्जी के पास रहने, जहां उसकी मुलाकात पहली बार रोनाल्ड मैरिक से हुई। स्टार्ट में वो इंडिया और इंडियन पीपल से नफरत का शिकार रही, मगर जल्द ही ये नफरत प्यार में बदल गई। दूसरी तरफ हरी कुमार ने इंडिया में रहते हुए ये तो जान ही लिया था कि यहां पर व्हाइट एंड ब्लैक कभी बराबर नहीं हो सकते, ना ही घुल मिल सकते हैं। एक रोज आंट लिली की दी गई कॉकटेल पार्टी में डेफनी की मुलाकात हरी से हुई और डेफनी के माइंड में उसका फर्स्ट इंप्रेशन ऑकवर्ड था। एक ऐसा शख्स जो अपनी स्किन के कलर के अलावा बिल्कुल भी इंडियन नहीं लगता, उसने बैठने और बोलने में। यहां एक आयरनी यूज हुई है। हरी कुमार अक्सर कहा करता था कि अपने स्किन कलर की वजह से वो इंडिया में व्हाइट पीपल के लिए बिल्कुल इनविजिबल है, मगर यहीं दूसरी तरफ एक व्हाइट वुमन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी डेफनी। खैर, कुछ रोज बाद वारवीक एग्जीबिशन में डेफनी हरी से मिली और रोनाल्ड मैरिक ने इन्हें मिलते बातें करते देखा तो उसे जेलसी हुई कि एक व्हाइट वुमन इस ब्लैक इंडियन मैन से क्यों मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ हरी को अभी तक डेफनी की फ्रेंडशिप पर शक था, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्हाइट पीपल मुनाफिक है। खैर, इसके बाद उन दोनों की मुलाकात होने लगी, वो एक दूसरे के यहाँ डिनर पर आने जाने लगे। उन दिनों मुल्की हालात इतने खराब थे कि डेफनी ने अपनी आंट को बताया कि हरी और वो मैच मिल बैठकर बातें करने के लिए भी छुप छुप आकर बीबी घर नाम की एक जगह पर मिलते हैं। एक रोज डेफनी हरी के साथ एक सेंचुअरी यानी पनाहगाह में मिली, जहां उसकी मुलाकात सिस्टर लुदमिला से हुई। दूसरी तरफ रोनाल्ड मैरिक ने डेफनी को प्रपोज किया, मगर उसने मना कर दिया। इसी के साथ रोनाल्ड ने उसे हरी से मिलने से भी मना किया, यहां तक कि इस बात पर इन दोनों में बहस भी हुई। इसके बावजूद डेफनी हरी से मिली और वो लोग तिरुपात मंदिर में गए, जहां हरी ने उसे बताया कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ वीक्स पहले मार्च में रोनाल्ड ने उसे अरेस्ट कर लिया था। यह जानकर डेफनी को रोनाल्ड पर गुस्सा तो आया, मगर इस बात का दुख भी था कि शायद वो और हरी कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे इन मामलात की वजह से, इन हालात की वजह से। इसके बाद काफी रोज तक वो एक दूसरे से नहीं मिले और ना बात की, मगर बिल आखिर डेफनी का सब्र टूटा और उसने हरी से सैटरडे इवनिंग को मिलने का कहा। कहानी के दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया का नारा लगाया कि इंडिया को छोड़ो और निकल जाओ। मिस एडविन क्रेन, जो कि इंडियंस के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी और गांधी की बहुत बड़ी फैन थी, उसकी रिस्पेक्ट करती थी, इस नारे के बाद उन्होंने अपने घर से गांधी की तस्वीर हटा दी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो इंडियन खवातीन अक्सर उनके यहाँ चाय पर आया करती थी, वो आना बंद हो गई। मुल्क भर में इस नारे की वजह से फसाद फैला हुआ था, लोग अरेस्ट किए जा रहे थे और ऐसे में इस सब पर ध्यान ना देते हुए एडविन क्रेन बिब्रापुर चली गई मिशन स्कूल की वीकली इंस्पेक्शन यानी चेकिंग के लिए। वो रात वहीं ठहरी
और अगले रोज 9 अगस्त 1942 उन्होंने वापस लाने की जिद की, जिस पर दिब्यापुर के स्कूल टीचर मिस्टर चौधरी ने कहा कि मैं साथ चलूंगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है। रास्ते में चंद इंडियंस ने उन पर अटैक किया और मिस्टर चौधरी को मार डाला, जबकि एडमिना बार बार माफी मांगती रही। उसे जख्मी हालत में मायापुर के जनरल हॉस्पिटल में लाया गया और उस रोज हॉस्पिटल में डैफ्नी मैनर्स की ड्यूटी थी और इनकी मुलाकात एडविना क्रेन से हुई। इंडिया और यहाँ के लोगों के लिए एडविना का सारा भरम, सारी उम्मीदें टूट गईं। खैर, काम से वापसी पर डैफ्नी हरी को ढूंढते ढूंढते बीबीगर गार्डन्स में पहुंची, जहां उन्होंने एक साथ वक्त गुजारा एंड शी मेड लव विद हिम, मतलब उनके दरमियान रोमांस हुआ। मगर इतने में चंद अननोन इंडियंस का एक ग्रुप वहां आया, उन्होंने हरी को बांध डाला और डैफ्नी का रेप कर डाला। उनके जाने के बाद डैफ्नी ने आंसू बहाते हरी की रस्सियां खोली। हरी उसे लिए घर की तरफ बढ़ा तो डैफ्नी कहने लगी, नहीं तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, और याद रखना मैं आज तुमसे नहीं मिली, तुम मेरे साथ नहीं थे, तुमने कुछ नहीं देखा। मगर हरी चिल्लाता रहा, हे डैफ्नी लिसन लिसन, आई लव यू, आई एम विद यू। दरअसल डैफ्नी नहीं चाहती थी कि उसके रेप का इल्जाम हरी के सर आए। यही वजह थी कि जब रोनाल्ड ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया और उसके सामने पेश किया तो डैफ्नी ने उनकी शिनाख्त करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनमें हरी भी था। इसके बावजूद रोनाल्ड ने डैफ्नी की बाइसिकल तलाश की और उसे एविडेंस यानी सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहा कि हमें ये हरी के घर के बाहर से मिली है, और इसी बुनियाद पर हरी को अरेस्ट कर लिया गया, उसे सजा दी गई, उसे जेल में डाल दिया गया, जबकि डैफ्नी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसे यकीन था कि यह बच्चा हरि कुमार का ही है। मई 1943 को उसने एक बेटी पार्वती मैनर्स को जन्म दिया और इसी चाइल्ड बर्थ में खुद चल बसी। कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, यह नॉवल वाज़िह तौर पर बात करता है इंडिया में मौजूद ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की वजह से पैदा होने वाले हालात की, कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो रही है और रेजिस्टेंस यानी रुकावटें बढ़ती जा रही हैं, वो जो रुकावटी तंजीमें बढ़ती जा रही हैं, मगर आम लोग इस सब से मुतासिर हो रहे हैं। रेस एंड आइडेंटिटी, ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान एक रेशियल प्रेजुडाइस, एक नफरत, एक सोशल डिवीजन दिखाई गई है जो इन्हें एक नहीं होने दे रही, खास तौर पर डैफ्नी और हरी को। पावर एंड ऑपरेशन, रोनाल्ड मैरिक के जरिए दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश के हाथ में पावर है और वो इंडियंस को प्रेस कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। वायलेंस एंड ट्रॉमा, नॉवल बात करता है उस कॉलोनियलिज्म से पैदा होने वाले फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल वायलेंस की। द ज्यूल, नॉवल का टाइटल द ज्यूल इन द क्राउन खुद एक सिंबल है जो सिंबलाइज करता है कि इंडिया ब्रिटिश एम्पायर के क्राउन यानी ताज में एक ज्यूल यानी नायाब हीरे जैसा है। बीबीगर गार्डन्स, ये जगह सिंबलाइज करती है बोथ ब्यूटी एंड वायलेंस को, क्योंकि जगह ब्यूटीफुल है बट यहां हो क्या रहा है, वायलेंस। मायापुर हाउस, वो घर जहां डैफ्नी लिली के साथ रही है, वो घर सिंबलाइज करता है ब्रिटिश की इंडियन सोसाइटी से अलहदगी को, आइसोलेशन को। रेप न सिर्फ डैफ्नी के साथ हुए वायलेंस को सिंबलाइज करता है बल्कि इंडिया के साथ किए गए ब्रिटिश वायलेंस को भी सिंबलाइज करता है। आखिर में नॉवल की एक खूबसूरत लाइन, द रेन फेल लाइक टीयर्स वॉशिंग अवे द सिंस ऑफ द पास्ट बट नॉट द मेमोरीज। बारिश आंसुओं की तरह बरसी जैसे माजी के गुनाहों को धो रही हो मगर यादों को नहीं। So guys, take care, goodbye, see you in the next video. Allah Hafiz.